बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपके बायो का टीचर सर मोहम्मद जुनैद। आज हम अपने अपने सेकंड लेक्चर के साथ आज हम हाजिर हैं। और जैसे कि आपको मालूम, अपने फर्स्ट लेक्चर में अपने मैट्रिक बायोलॉजी के कोर्स को स्टार्ट किया था। कोर्स का कुछ ओवरव्यू लिया था और इसके साथ साथ हमने अ, जो कोर्स से रिलेटेड चैप्टर्स की क्वांटिटी है और कौन से चैप्टर्स को हमने किन सीक्वेंस में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, आज की क्लास में अपने लेक्चर नंबर 2 में इंशाल्लाह जो हमने चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस को स्टार्ट किया था, उस होम्योस्टेसिस के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और टॉपिक्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके ओके जी। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। लेट्स कंटिन्यू। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे क्या होंगे? एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट शुड बी एबल टू नो अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट। ऑस्मोरेगुलेशन की टर्मिनोलॉजी अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। आज के क्लास में हम ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हैव अ कॉन्सेप्ट अबाउट डिफरेंट ऑस्मोरेगुलेटरी प्लांट्स। ऑस्मोरेगुलेटरी या ऑस्मोरेगुलेशन के बेसिस पे प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं उनको हमने डिस्कस करना है। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, इसका एक ओवरव्यू लेंगे। एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट excretion in different animal depend upon their excretory organs. Okay, let's continue. Now before going to discuss in detail about osmoregulation in plant, we have a very clear concept about osmoregulation. लास्ट टाइम हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, थर्मोरेगुलेशन क्या होती है और हमारे पास एक्सक्रीशन क्या होती है। हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं या 3 बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं: ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? Osmoregulation is a maintenance of internal water and salt condition by osmosis. ओके, तो ऑस्मोरेगुलेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरनली जो बॉडी है अपने सॉल्ट और वाटर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें बॉडी अपने वाटर और सॉल्ट के कंसंट्रेशन या आयोनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करे अलोंग विथ वाटर, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ओके, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। तो हमने क्या किया है कि प्लांट को ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द प्लांट ग्रो इन अ डिफरेंट कंडीशन of waters and salt. On the basis of water and salt quantity there are 4 different types of plant. तो आपसे एग्जाम में पूछे, एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोरेगुलेटरी नेचर या ऑस्मोरेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो आपने लिखना है देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर osmoregulation. What are those plant? Number 1 is hydrophyte, number 2 is halophytes, number 3 is मेसोफाइट एंड नंबर 4 इज जीरोफाइट्स। ये 4 कैटेगरी हैं प्लांट की जो कि डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं ऑस्मोरेगुलेशन के बेसिस पे। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट। तो हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या होगा? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटरी एरिया में पाए जाते हैं जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ओके, हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स, हेलो निकला है हेलोजन से। हेलोजन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स। सॉल्ट कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होते हैं वो हेलोजन ग्रुप में आते हैं। तो हेलोफाइट्स, फाइट्स मीन प्लांट, हेलो मीन्स सॉल्ट। तो ऐसे प्लांट जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाए उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइट्स। जो वाटरी एरिया में पाए जाए जहाँ वाटर ज्यादा हो, हाइड्रोफाइट्स। जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाए जैसे सी शोर में, सी शोर जो कि सॉल्टी एरिया है तो वहां पर ये प्लांट पाए जाएंगे, तो ये हेलोफाइट्स कहलाएंगे। मेसोफाइट्स आपके पास वो प्लांट्स होते हैं जो कि नॉर्मल एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे हमारे इर्द गिर्द जो पौधे होते हैं वो मेसोफाइट्स होते हैं, जिनको ना वाटर की डिफिशियंसी हो, ना बहुत ज्यादा अवेलेबल हो वाटर, ना सॉल्टी इन्वायरमेंट हो, ना बहुत ज्यादा आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हो, मतलब सॉल्ट लेस इन्वायरमेंट हो। एंड देन फाइनली वी हैव जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स मींस ऐसे प्लांट जो कि डिजर्ट एरिया में पाए जाएं, ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी हो, तो उन प्लांट्स को हम जीरोफाइटिक्स प्लांट भी कहते हैं और प्लांट्स ऑफ ड्राई एरियाज और डिजर्ट एरियाज भी कहते हैं। ठीक है,
तो अब हम वन बाय वन इन चारों प्लांट्स को डिस्कस करेंगे, इनकी क्या कैरेक्टर्स होती हैं और ये अपने बॉडी के अंदर किस तरह की मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं ताकि वो अपनी बॉडी के सॉल्ट और आयोनिक कंसंट्रेशन या वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सके। क्योंकि ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब ही है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, वो अपने बॉडी के जो इंटरनल वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन उसको मेंटेन करने में कामयाब हो जाए, चाहे उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या उसके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा भी हो। तो हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया प्लांट को। एक वो प्लांट जहाँ वाटर बहुत ज्यादा है, तो उनको वाटर की डिफिशियंसी नहीं होगी, वो ये चाहेंगे कि उनकी बॉडी से वाटर ज्यादा से ज्यादा रिमूव हो। जबकि हेलोफाइट्स चाहेंगे कि उनकी बॉडी में सॉल्ट ना आए ज्यादा, क्योंकि सॉल्ट आएगा तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अगेन ऑस्मोरेगुलेशन डिस्टर्ब होगी। मिजोफाइट्स चाहेंगे कि उनको नॉर्मल एवरेज कंसंट्रेशन में वाटर और सॉल्ट अवेलेबल हो ताकि बॉडी के अंदर सॉल्ट और आयंस या सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस रहे। जबकि जीरोफाइट्स चाहेंगे कि चूंकि उनको वाटर की शदीद किल्लत का सामना होगा तो वो चाहेंगे कि वाटर को प्रिजर्व करके रख सकें। तो किस तरह से प्लांट ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। Okay, first of all, we have hydrophytes. Hydro means water and phyta means plant. Hydrophytes, they are the plants which grow in a fresh water areas. तो ऐसे पौधे जो कि पानी में, मीठे पानी में पाए जाएं, पानी वाले इलाके में हो, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। They live completely or partially in a fresh water, so called totally or partially submerged plant. तो ये प्लांट या तो पानी में कंप्लीटली डूबे हुए होंगे या फिर वाटर के सरफेस पे मौजूद होंगे, ठीक है। कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज इन वाटर, दे अडप्ट देमसेल्फ फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर व्हिच कैन एंटर इन दिस कंडीशन। तो ये क्या करेंगे, चूंकि इनको वाटर की डिफिशियंसी नहीं है बल्कि इनको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनकी बॉडी में वाटर बहुत ज्यादा आ जा रहा है, तो उस वाटर के जो एक्सेस क्वांटिटी में वाटर आ जा रहा है, इस वाटर को ये बॉडी से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन लेकर आएंगे ताकि वाटर ज्यादा से ज्यादा लॉस हो सके। और आपने एक प्रोसेस पढ़ा है ट्रांसपायरेशन, क्लास 9 में भी डिस्कस किया होगा। तो ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी से वाटर एक्सेस क्वांटिटी में वेपर्स की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये ट्रांसपायरेशन रेट को अपने बढ़ा लेंगे, स्टोमेटल ओपनिंग को ओपन कर लेंगे। तो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर? दिस प्लांट डू नॉट कंटेन रूट और हैव पुअरली डेवलप्ड रूट्स। तो उनके पास रूट नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें रूट्स क्यों नहीं होंगे या पुअरली डेवलप्ड रूट्स क्यों होंगे? कि बेसिक वजह ये है चूंकि इनको वाटर एब्जॉर्ब करने का कोई इशू नहीं आ रहा, और रूट्स प्लांट के अंदर तभी मौजूद होते हैं हाईली डेवलप जब उनको वाटर की डिफिशियंसी हो या उनको वाटर एब्जॉर्ब करने की प्रॉब्लम हो। इनके पास तो वाटर ही है, सराउंडिंग में मौजूद ही है, खुद वाटर में है, तो इनको रूट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली दे डू नॉट कंटेन रूट और दे हैव पुअरली डेवलप्ड रूट। नेक्स्ट क्या, दे हैव ब्राउड लीफ इफ पार्शियली सबमर्ज एंड हैव स्टोमेटा एट अपर एपिडर्मस। लीफ बहुत ब्राउड हो जाएगा और स्टोमेटा इनके अपर सरफेस पे आ जाएंगे। नॉर्मली स्टोमेटा की लोकेशन होती है लोअर एपिडर्मस, लेकिन इनके अंदर अपर एपिडर्मस मतलब लीफ के अपर सरफेस पे इनका स्टोमेटा आ जाएगा, उसकी ओपनिंग भी लार्ज होगी और लीफ का जो सरफेस एरिया है वो भी बड़ा होगा, ब्राउड लीफ होंगे। इन सब से इफेक्ट क्या आएगा कि वाटर ज्यादा से ज्यादा इनकी बॉडी से लॉस होगा, क्योंकि इनकी बॉडी को प्रॉब्लम क्या आ रही है, वाटर ज्यादा आ गया, क्योंकि इनकी पूरी सराउंडिंग में वाटर मौजूद है। तो वाटर, जैसे एग्जाम्पल दिया वो वाटर लिली, ठीक है, गेंदे का फूल आपने नाम सुना होगा। तो वाटर लिली जो है वो आपके पास, वो आपने देखा होगा कि अभी मैं पिक्चर में भी आपको दिखाता हूँ, ऐसा पौधा होता है जिसके फ्लावर जस्ट अपर सरफेस पे होता है वाटर के, और पूरी बॉडी इसकी अलोंग विथ लीफ वाटर के अंदर होती है, सबमर्ज होती है, ठीक है। तो दे हैव थिन एंड स्पंजी टिश्यूज इन लीफ एंड स्टेम एंड टोटली सबमर्ज प्लांट। कुछ टोटली सबमर्ज प्लांट भी होते हैं इनके अंदर जिनके पूरी बॉडी स्पंजी टिश्यूज से बनी हुई होती है, उनके एग्जाम्पल में हाइड्रेला। तो हाइड्रेला आपके पास टोटली सबमर्ज है और वाटर लिली आपके पास पार्शियली सबमर्ज है, ओके। व्हाट इज दिस? इट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर लिली। वाटर लिली आपके पास नजर आ रहा है, देखो ये सराउंडिंग में वाटर है बेटा, तो ये सारे इसके लीफ हैं और यहाँ पर देखें फ्लावर जो है वो जस्ट अपर पार्ट में आएगा, ठीक है। वाटर लिली की बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसमें एक टाइप वाटर लिली की है, ठीक है। तो इस तरह से ये पौधे आपके पास मौजूद होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज इन वाटर। उनके कैरेक्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, बहुत इजी है इसको रिमेम्बर रखना, जस्ट आपने सराउंडिंग को नोट करना है। पानी बहुत ज्यादा है तो चाहेंगे क्या, पानी ज्यादा ज्यादा रिमूव हो, तो उनका स्टोमेटा लार्ज हो जाएगा, स्टोमेटा अपर सरफेस पे आ जाएगा लीफ के, लीफ का सरफेस ब्राउड हो जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो सके और ज्यादा से ज्यादा जो एक्सेस वाटर आ रहा है वो रिमूव हो सके, ठीक है। इस तरह से ये अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे होते हैं, ओके। होपफुली इट इज क्लियर।
Now halophytes. Halos mean salt, phytes mean plant. They grow in a sea, marshes or saltish water. ऐसा पानी जो नमकीन हो उन एरियाज में ये पाए जाते हैं, सी शोर में पाए जाते हैं. इन सॉल्टी कंडीशन वाटर मूव आउटसाइड दिस सेल विच इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट. तो क्या होता है, सॉल्टी कंडीशन में वाटर जो है वो सेल से बाहर चला जाता है, चूंकि सराउंडिंग में सॉल्ट ज्यादा है. एक बेसिक रूल है बायोलॉजी का, जब सराउंडिंग में वाटर ज्यादा होगा तो उसका इफेक्ट क्या है, सॉरी, सराउंडिंग में जब सॉल्ट ज्यादा आएगा होगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा कि बॉडी से वाटर रिमूव हो रही होती है आपके. ठीक है, तो ये प्लांट चूंकि सॉल्टी एरियाज में पाए जा रहे हैं तो इनको इशू होता है कि इनकी बॉडी से मे भी मिनरल्स वगैरह लॉस हो जाए, क्योंकि सराउंडिंग में सॉल्ट ज्यादा है और वाटर भी सारा का सारा बॉडी से रिमूव हो जाए. उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन अपनी बॉडी में लाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. टू मूव वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, द प्लांट डेवलप अ फॉलोइंग कैरेक्टर्स. विच कैरेक्टर? Plant develop salt gland where plant stored salt by taking it through active transport. क्या करेंगे, क्योंकि इनके सराउंडिंग में सारा वाटर है सॉल्टी, तो जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो साथ में सॉल्ट भी आ जाएगा. अब जब सॉल्ट बॉडी के अंदर आएगा तो वाटर की डेफिशिएंसी तो पूरी हो रही है, मगर साथ में सॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत बढ़ रही है. तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे, इनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने सॉल्ट ग्लैंड दे दिए. अब वो एक्सेस सॉल्ट जो आ रहा है वाटर के साथ, वो सॉल्ट उस ग्लैंड में स्टोर्ड हो जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से फिर रिमूव हो जाएगा, वो जो एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट आया. तो दे हैव सॉल्ट ग्लैंड फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्सेस सॉल्ट. प्लांट अपोज सॉल्ट टू रिमूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल्स. ठीक है, और अपने जो इंपॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट्स हैं उसको रिमूव होने से रोकेंगे भी है. सम सॉल्ट एक्युमुलेटेड एट द सरफेस ऑफ लीफ विच अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एयर. और कुछ सॉल्ट जो ये सॉल्ट ग्लैंड से रिमूव करेंगे वो उसके लीफ के सरफेस पे आके एक्युमुलेट हो जाएंगे, जम जाएंगे, जो कि सराउंडिंग मॉइस्चर के जो वाटर है उसको अट्रैक्ट करेंगे. तो इस तरह से भी अपने वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं. अभी आप पिक्चर में देखिएगा, ये है आपके पास हेलोफाइट्स. ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जो जहाँ सॉल्टी वाटर हो और सी शोर पे नॉर्मली होते हैं. ठीक है, लेकिन ये कम्प्लीटली सबमर्ज नहीं है ना, ये पार्शली मर्ज है, ये ऊपर है. ठीक है, यहाँ पर सरफेस आ रही है और यहाँ पर ये पौधे मौजूद हैं. ये इनके लीफ हैं, हाईलाइट करके दिखाया गया. ये देखिए लीफ से सॉल्ट के क्रिस्टल्स निकल रहे हैं और ये क्रिस्टल्स लीफ में मौजूद होंगे जो सॉल्ट ग्लैंड से रिमूव हो रहे हैं. और ये काम क्या करेंगे, सराउंडिंग से जो मॉइस्चर वाटर है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे. तो ये सॉल्ट ग्लैंड से सॉल्ट रिमूव करते हुए दिखा रहे हैं. ओके, तो दे हैव स्पेशल कैरेक्टर विच इज देयर सॉल्ट ग्लैंड. ओके, अच्छा, इनके पास रूट कैसा होगा, रूट पार्शियली डेवलप होगा, कंप्लीटली एब्सेंट नहीं होगा, पार्शियली डेवलप होगा. इनके पास स्टोमेटा कैसे होंगे, स्टोमेटा नॉर्मल जो प्लांट के होते हैं वैसे ही होंगे, वेल डेवलप या लीफ के अपर सरफेस पे नहीं होंगे. ठीक है, नाउ मीजोफाइट्स. They are the plant grow in a moderate water containing soil. They are well developed following character. ठीक है, तो होता है क्या है, ये प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं मिजोफाइटिक प्लांट जो एक ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ ना वाटर की डेफिशिएंसी हो, ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो वाटर, ना सॉल्ट की डेफिशिएंसी हो. तो ये जो नॉर्मल एरियाज होते हैं ना हमारे घर के आसपास या हमारे गार्डन्स वगैरह में, तो ये मिजोफाइटिक प्लांट्स होते हैं. दे हैव डेवलप रूट सिस्टम, वेल डेवलप रूट सिस्टम होता है, विच डू नॉट ग्रो वेरी डीप, जो कि बहुत डीप नहीं जाता. क्यों नहीं जाता, क्योंकि वाटर नॉर्मली हम इन प्लांट्स को दे देते हैं या फिर रेन फॉल की मदद से, बारिश की मदद से इनको वाटर की डेफिशिएंसी इनकी पूरी हो जाती है. दे हैव मॉडरेट साइज लीफ. लीफ नॉर्मल साइज का मतलब ये ऐसे प्लांट है जो बिल्कुल एवरेज प्लांट जो होते हैं हमारे सराउंडिंग में, नॉर्मल लीफ, नॉर्मल स्टोमेटा, नॉर्मल रूट्स वाले. ठीक है, ये वो प्लांट होते हैं आपके पास. ये आपके पास ये हमारे इर्द गिर्द जो पौधे पाए जाते हैं ये सारे कौन से प्लांट होते हैं, मीजोफाइटिक प्लांट. ये पॉइंट याद रखना है आपने. हमारे आसपास जितने भी पौधे होते हैं, फूल के, दरख्त हो, कोई भी किसी भी तरह का पौधा हो, तो वो ज्यादातर कौन सा होता है, मीजोफाइटिक प्लांट. ठीक है, नाउ जीरोफाइट्स. व्हाट आर जीरोफाइट्स? दे आर द प्लांट ग्रो इन अ सॉइल ऑफ लो वाटर क्वांटिटी. जैसे मैंने शुरू में बताया, जीरोफाइटिक प्लांट जैसे प्लांट होते हैं जो उन एरियाज में पाए जाए जहाँ पे वाटर की शदीद किल्लत हो, वाटर बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो, बिल्कुल ना मिले, जैसे डिजर्ट एरिया. दे ग्रो इन अ डिजर्ट और स्टीप स्लोप एट अ हाई एल्टीट्यूड. डिजर्ट में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में या फिर पहाड़ों चट्टानों में पाए जाते हैं. टू कंजर्व वाटर एंड एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, दे डेवलप फॉलोइंग कैरेक्टर. तो इनको सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है कि पानी नहीं मिल रहा. तो पानी को ये कोशिश करेंगे जहां से भी मिले तो उसे स्टोर्ड कर लिया जाए और अपनी डेफिशिएंसी को पूरी किया जाए. ठीक है, तो ये किस तरह से वाटर को कंजर्व करेंगे, दे हैव वर्टिकली ग्रोइंग डीप रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर. अभी हमने देखा मीजोफाइट में रूट तो था, वेल डेवलप रूट था,
मगर वो रूट वर्टिकल रूट नहीं थे। वर्टिकल का मतलब डीप रूट्स नहीं थे, क्योंकि उनको वाटर की डेफिशिएंसी नहीं थी। लेकिन चूंकि जीरोफाइटिक प्लांट को शदीद वाटर की डेफिशिएंसी होती है, तो इनके पास रूट्स दो तरह के बनते हैं। एक हॉरिजॉन्टल रूट होता है जो सॉइल के सरफेस पे ग्रो कर रहा होता है, ताकि जब बारिश हो तो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जा सके। और एक होता है डीप वर्टिकल रूट। डीप वर्टिकल रूट क्या करते हैं, वो सॉइल के बहुत डीप चले जाते हैं, और अगर सॉइल सरफेस पे वाटर नहीं भी मौजूद है तो डीप सरफेस पे जो वाटर है, जमीन के तह में जो पानी है, उसको एब्जॉर्ब करके अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे होते हैं। दे पॉजिस थिक वैक्सी क्यूटिकल। अच्छा, अब सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करना ही मसले का हल नहीं है। इनकी कोशिश ये भी होती है इन प्लांट की कि जो पानी ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब उनको किसी तरह कंजर्व किया जाए, उसे जाया होने से बचाया जा सके। क्योंकि अगर पानी एब्जॉर्ब करेंगे और वैसे ही उनके पास पानी की डेफिशिएंसी है, तो ऊपर तो स्टोमेटा मौजूद है, जो भी पानी एब्जॉर्ब करेंगे इतनी मेहनत से वर्टिकल रूट के थ्रू, वो तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव हो जाना है ना। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करते हैं, इनके लीफ के सराउंडिंग में एक थिक वैक्सी क्यूटिकल आ जाती है, एक वैक्सी लेयर आ जाती है, लिपिड की बनी हुई लेयर, जो कि वाटर लॉस को बचाती है। इसके अलावा इनमें और क्या मॉडिफिकेशन होती है कि इनके जो लीफ होते हैं वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन प्लांट्स के अंदर लीफ नहीं होते हैं, इनके लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पाइंस में, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लीफ होगा तो स्टोमेटा होगा, और स्टोमेटा होगा तो वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए अपने लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं स्पाइंस में। अब जब लीफ मॉडिफाई हो गया स्पाइन में, तो एक सवाल पैदा होता है कि क्लोरोफिल कहाँ जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि लीफ का जो सारा क्लोरोफिल है वो इनके स्टेम में आ जाता है, और इनका स्टेम एज अ लीफ काम करने लगता है फॉर अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी इन प्लांट्स को आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, और क्या कैरेक्टर है, दे हैव शॉर्ट साइज लीव, जैसे मैंने पढ़ाया, एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो लीफ या तो बहुत छोटे साइज के होंगे या फिर स्पाइंस में, कांटों में कन्वर्ट हो जाएंगे। टू रिड्यूस, क्यों क्यों कन्वर्ट होंगे, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय रिडक्शन द नंबर ऑफ स्टोमेटा। जब लीफ ही नहीं रहेंगे, लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो स्टोमेटा की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे इनका जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो कम से कम हो जाएगा, और वाटर लॉस कम होगा, क्योंकि वाटर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह जो भी वाटर ये बहुत कोशिशों के बाद एब्जॉर्ब करेंगे, या रेन फॉल से इनको वाटर मिलेगा, वो इनकी बॉडी में कंजर्व रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। Some xerophyte has special parenchyma cell in stem where they store water. This make the stem soft, wet and juicy called succulent organ or cacti. अब आपने एक पौधा देखा होगा कैक्टस, कैक्टस सबने देखा होगा। या चलें अब एक और कॉमन एग्जांपल देता हूँ, एलोवेरा का पौधा तो देखा होगा ना। एलोवेरा को आप जब डायसेक्ट करते हो, काटते हो, तो अंदर से क्या निकलती है, जेली लाइक मटेरियल निकल रहा होता है। वो एक्चुअल में पैरेनकाइमा, जो टिश्यू है एक प्लांट की, वो और वाटर सॉल्ट इन सब का मिक्सचर होता है, तभी वो जेली लाइक होता है। एलोवेरा एक जीरोफाइटिक प्लांट है, डिजर्ट एरिया में पाया जाता है। एलोवेरा में लीफ नहीं होते हैं, कभी लीफ आपको नजर आया नहीं। उनके स्टेम होते हैं, वो स्टेम के एंड पे देखा करें, छोटे छोटे स्पाइंस मौजूद होते हैं। वो स्पाइंस एक्चुअल में लीफ जो है वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, और उनकी पूरी बॉडी ग्रीन होती है, क्योंकि जब लीफ स्पाइन में कन्वर्ट हो गया तो पूरी बॉडी का स्टेम जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन या क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड में, और फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो एलोवेरा हो गया, कैक्टस प्लांट हो गए आपके पास, ये स्पंजेस हो गए, ये सारे आपके पास जीरोफाइटिक प्लांट है। ओके, तो ये मॉडिफिकेशन याद रखनी है आपने। ये देखें, ये पौधे हैं, ये सारे जीरोफाइटिक प्लांट्स, ये आपके घर में भी होते हैं। ये एलोवेरा है आई थिंक, देखें इसके टर्मिनल पे, देखें ये स्पाइंस नजर आ रहे हैं, और इनमें लीफ नहीं है, स्टेम है इनका ग्रीन हो गया है। अगेन ये भी एक स्पंजी कैक्टस है। डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस और डिजर्टियस प्लांट है यहाँ पर, ठीक है। ओपेनशिया प्लांट है ये वाला, ठीक है। ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जो कि डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, इनको हम जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, ठीक है। समझाने के लिए पिक्चर लगाई, आपके बुक में नहीं है ये। नाउ कम टू द होम्योस्टेसिस इन एनिमल। अब हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट को कंप्लीट कर लिया है, होपफुली आपको क्लियर होगा, ठीक है। होम्योस्टेसिस इन एनिमल में हम पढ़ेंगे पहले ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल मतलब एनिमल्स के अंदर वाटर और मिनरल्स की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन होगी। तो लाइक प्लांट्स, एनिमल हैव आल्सो लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिtat. According to their environment, their cell require more critical balance of water and solutes. ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, जैसे प्लांट होते हैं उसी तरह एनिमल्स होते हैं, वो टेरेस्ट्रियल एरिया में भी पाए जाते हैं, मतलब खुश्की में भी रहते हैं, और कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में भी रह रहे होते हैं। तो चाहे खुश्की वाले एनिमल हो या फिर एक्वेटिक एरिया वाले हों,
दोनों को अपने वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम चाहिए होता है. वाटर कंटिन्यूसली leaves and enter the cells with solute to keep the water and solute in constant quantity. They required a smooth metabolic function. तो अपने बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इनके पास एक प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन होना चाहिए और प्रॉपर ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स मौजूद होने चाहिए. तो किस तरह से एनिमल ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है, उसके लिए हम एनिमल को कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट कैटेगरी में. कैटेगरीज क्या होती हैं पहले ये देख लें. ऑस्मो एक्वेटिक कंडीशन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट. तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट. पहले चूंकि एनिमल्स दो तरह के हैं, एक एक्वेटिक है और एक टेरेस्ट्रियल है. तो पहले हम पढ़ेंगे एक्वेटिक एनिमल्स में. एक्वेटिक में भी फर्दर दो कैटेगरी आ जाती है. चूंकि एक्वेटिक मतलब वाटरी एरिया. पानी दो तरह के होते हैं ना, मीठा पानी और खारा पानी. ठीक है, आपके पास फ्रेश वाटर होता है और मैरीन वाटर होता है. तो फ्रेश वाटर एनिमल्स अलग होंगे, उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म अलग होगा, और मैरीन वाटर एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग होगा. ठीक है, एंड देन फिर हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जाएंगे, उनमें सेम होगा लेकिन एक्सक्रीटरी मटेरियल चेंज हो जाएगा. तो द वाटर विच कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर एंड द वाटर कंटेन हाई सॉल्ट इज कॉल्ड मरीन. ये बहुत कॉमन सेंस की बात है. वो पानी जिसमें नमक कम हो वो मीठा पानी कहलाता है, वो पानी जिनमें नमक ज्यादा हो वो खारा पानी या मरीन वाटर कहलाता है. एनिमल ऑस्मो रेगुलेट डिफरेंटली इन बोथ वाटर. दोनों वाटर में ऑस्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है. पहले हम पढ़ते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर. मीठे पानी वाले जानदार किस तरह से अपने वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे. तो फ्रेश वाटर एनिमल हैव हाइपरटोनिक कंडीशन इनसाइड देयर बॉडी. अब ये हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब क्या है? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टॉनिक का मतलब होता है सॉल्ट. देखिए कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस याद रखना. फ्रेश वाटर का मतलब है कि पानी में नमक कम है. ठीक है, आप केमिस्ट्री में अपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा. सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्वेंट वो चीज होती है जो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होती है, और सॉल्यूट वो जो कम क्वांटिटी में होती है. जैसे मैंने पानी में नमक डाला तो नमक सॉल्यूट हो गया और पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट. ठीक है, अब इसी तरह इसको समझें. सॉल्यूशंस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी. एक सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होती है हाइपोटोनिक और एक होती है आइसोटोनिक. ये मैंने 9 में पढ़ाया भी आप लोगों को. ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो. मतलब नमक ज्यादा पानी कम, इस तरह समझना है आपने. ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपर है ना, हाइपर की जगह हाइपो अगर हम यहाँ पर लिख दें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके पास? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज्यादा हो. जैसे नमक 1 चम्मच और एक ग्लास पानी आपने लिया तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा. ठीक है, और आइसोटोनिक का मतलब जिसमें नमक और पानी बराबर हो, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट बोथ आर इक्वल. तो हाइपर मीन ज्यादा, टॉनिक मीन सॉल्यूट. हाइपरटोनिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो. तो फ्रेश वाटर एनिमल के जो इंटरनल कंडीशन है, इंटरनल बॉडी कंडीशन है, वो हाइपरटोनिक हो जाती है. मतलब उनमें सॉल्यूट ज्यादा होता है उनकी बॉडी में और सॉल्वेंट कम होता है. सॉल्वेंट कम इसलिए क्योंकि उनके सराउंडिंग में फ्रेश वाटर मौजूद है, और फ्रेश वाटर एक्चुअल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है. हाइपोटोनिक मतलब उनमें पानी ज्यादा होगा, नमक कम होगा. अभी हमने पढ़ा ना पिछले स्लाइड में, फ्रेश वाटर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट कम वाटर ज्यादा. अब ये पढ़ क्यों रहे हैं हम, ये यहाँ पर ये बात क्यों डिस्कस करें? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए. दे ऑलवेज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ वाटर. तो इससे इशू क्या आता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इनसाइड होने की वजह से इन एनिमल्स के अंदर वाटर और सॉल्ट हमेशा जाया होता रहता है. तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे एनिमल्स? इन एनिमल्स को पहले तो हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे. एक यूनिसेलुलर होंगे, एक मल्टीसेलुलर. एनिमल्स डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर क्या करेंगे? पंप आउट एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. तो जो भी फ्रेश वाटर इनकी बॉडी में आएगा ना, तो ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में उसको स्टोर कर लेंगे और बॉडी से रिमूव करेंगे. अब वाटर बॉडी में क्यों आएगा? चूंकि अंदर की कंडीशन थी हाइपरटोनिक. तो जहां पर भी सॉल्यूट ज्यादा हो ना, वहां पर बायोलॉजिकली एक टर्म हम यूज करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसके वजह से एंडो ऑस्मोसिस होती है. और एंडो ऑस्मोसिस आपने पढ़ा हुआ है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर सराउंडिंग से बॉडी के या सेल के अंदर आ जाते हैं. जब सराउंडिंग से वाटर आएगा सेल या बॉडी के अंदर, तो इंटरनली वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एक्वेटिक एनिमल में. कौन सा एक्वेटिक? फ्रेश वाटर एक्वेटिक में.
तो जब अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एक्सेस वाटर को बॉडी से ये चाहेंगे रिमूव करें, जो ज्यादा पानी आएगा उसको किसी तरह रिमूव करें। तो अगर यूनिसेलुलर है तो वो कैसे रिमूव करेंगे, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की मदद से, जिनमें एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम की है। और अगर मल्टी सेलुलर है तो वो कैसे रिमूव करेंगे, डायलूट यूरिन बनाकर, यूरिन के थ्रू रिमूव करेंगे, लेकिन यूरिन कैसा बनाएंगे, डायलूट फॉर्म में। डायलूट का मतलब ऐसा यूरिन जिनमें वाटर ज्यादा हो और नमकियात कम हो, सॉल्ट कम हो और वाटर ज्यादा हो। ठीक है, समझ आई ये बात। मल्टी सेलुलर एनिमल्स फ्रेश वाटर में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग डायल्यूट यूरिन। ये एग्जाम में एमसीक्यूज पूछते हैं। तो लॉस ऑफ सॉल्ट इज कंपनसेटेड, चूंकि वाटर के यूरिन के साथ सॉल्ट भी कुछ जाएंगे, तो सॉल्ट को कंपनसेट कैसे करेंगे, अपने गिल्स के थ्रू, अपने स्किन के थ्रू, या फिर अपने फूड के थ्रू जिसमें वो सॉल्ट ले। तो जो भी सॉल्ट या नमकियात की कमी होती है हमारे अंदर, तो वो हम अपने फूड के थ्रू, स्किन के थ्रू, या अगर फिशेज हैं तो गिल्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इस तरह से होता है डिफरेंट एनिमल में। जब हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन एनिमल्स की, तो मरीन एनिमल्स का या जो आपके पास खारे पानी वाले एनिमल्स हैं, उनके बॉडी का इंटरनल कंडीशन कैसा होता है, हाइपोटोनिक। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, तभी मैंने हाईलाइट किए हैं इसको डिफरेंट कलर से। हाइपोटोनिक किन में, मरीन में, और हाइपरटोनिक किन में, फ्रेश वाटर में। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, लो सॉल्ट, सॉल्ट कम हो और पानी ज्यादा हो। हाइपोटोनिक का मतलब क्या था, हाई सॉल्ट। ओके, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा। अच्छा, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें आइसोटोनिक भी होता है। आइसोटोनिक का मतलब जिनमें सॉल्ट और जो वाटर है वो दोनों बराबर हो। तो फ्रेश वाटर जो आपके पास मेरीन वाटर एनिमल्स हैं, वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेंगे। अगर बोनी फिशेज हैं, जो कि एक्वेटिक मोस्टली फिशेज ही होती हैं हमारे पास, पानी में कौन से सबसे ज्यादा एनिमल पाए जाते हैं, फिशेज। ठीक है, तो फिशेज किस तरह मेंटेन करेंगे, हैव लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, क्योंकि इनका बॉडी का इंटरनल कंडीशन क्या होते हैं मरीन वाटर एनिमल्स में, हाइपोटोनिक, मतलब सॉल्ट कम होगा। तो हैव लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी, एक्टिवली गेट सी वाटर एंड हैव सॉल्ट ग्लैंड टू इंक्रीज द सॉल्ट एंड डिसमिलेशन। तो ये करेंगे क्या, चूंकि इनकी बॉडी में सॉल्ट कम है, तो सराउंडिंग वाटर जो कि खारा पानी है, नमक वाला पानी है, उसको पिएंगे ये, गिल्स के थ्रू इनसाइड लेंगे या माउथ के थ्रू इनसाइड लेंगे, और उससे अपनी बॉडी की जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करेंगे, और बॉडी के अंदर जो एक्सेस सॉल्ट आ जाएगा उसको यूरिन के थ्रू रिमूव कर लेंगे। क्योंकि यूरिन में सॉल्ट जा रहा है, तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ऐसा यूरिन जिनमें सॉल्ट ज्यादा हो। तो पॉइंट याद रखने वाले यहाँ पर क्या है कि फ्रेश वाटर एनिमल डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके सराउंडिंग में वाटर होता है सॉल्ट लेस, जिनमें सॉल्ट ना हो, क्योंकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट नहीं होता। जबकि मेरीन वाटर एनिमल्स अपनी बॉडी से कंसंट्रेटेड यूरिन निकालते हैं या रिलीज करते हैं, क्योंकि उनके सराउंडिंग में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये मे भी आपको डिफिकल्ट लग रहा हो उस लेवल पे, लेकिन ये इजी है। आपने रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा भी एक बार सुनना है इस टॉपिक को। ठीक है, कार्टिलेजिनियस फिशेज, ऐसे फिशेज जो कि कार्टिलेज या छोटी फिशेज हो, ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेज एक्चुअल में फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजिनियस वेस्ट को रिमूव कर रही होती हैं डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, एक एनिमल होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर। ऑस्मो कन्फॉर्मर ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें सॉल्ट और सॉल्यूट बिल्कुल बराबर हो। बोनी फिशेज में सॉल्ट कम था, कार्टिलेजिनस में सॉल्ट ज्यादा था बॉडी के अंदर, तो ये डायल्यूट यूरिन बनाएंगी। कार्टिलेजिनस कैसे बनाएंगे, डायल्यूट यूरिन। जबकि बोनी फिशेज कौन सा यूरिन बनाएंगी, कॉन्सेंट्रेटेड। जबकि ऑस्मो कन्फर्मर ऐसे एनिमल्स, ऐसे फिशेज होते हैं जिनकी बॉडी का इंटरनल कंडीशन बराबर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर हो, सॉल्ट बराबर हो। तो ऐसे एनिमल्स जो है वो आपके पास कैसे यूरिन बनाते हैं, नॉर्मल यूरिन जो होता है, जो ना डायल्यूटेड हो ना कॉन्सेंट्रेटेड हो। ऐसे एनिमल्स इस तरह के यूरिन को पास आउट करते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल्स में शार्क वगैरह आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये फिश में देखें, इस डायग्राम से में भी आपको और क्लियर हो जाए। ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल, एक तरफ आपके पास सॉल्टेज फिश है, मतलब मेरीन वाटर फिश है, और एक तरफ फ्रेश वाटर फिश है। तो चूंकि सॉल्टेज फिश में इंटरनली सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होता है, हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, तो ये क्या करेंगे, सराउंडिंग से वाटर को लेंगे, और वाटर के साथ क्या लेंगे, सॉल्ट, गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आइन फ्रॉम फूड, एंड गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आइन फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर। तो फूड के थ्रू भी ले रहे हैं और सराउंडिंग वाटर से भी सॉल्ट ले रहे हैं। ठीक है, जब एक्सेस क्वांटिटी में सॉल्ट इनकी बॉडी में आ जाएगा, तो ये गिल्स के थ्रू रिमूव करेंगे या फिर यूरिन बनाएंगे। लेकिन यूरिन कैसा होगा, ऐसा यूरिन जिनमें वाटर कम हो और सॉल्ट ज्यादा हो, और इस तरह के यूरिन को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन।
तो आपने याद रखना है कि जो मेरीन वाटर फिशेस होती हैं वो जो वाटर के साथ सॉल्ट की इंटेक करती हैं उस सॉल्ट को या तो गिल्स के थ्रू या फिर डायलूट सॉरी कंसंट्रेटेड यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव करती हैं, जबकि फ्रेश वाटर में ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, चूंकि इनकी बॉडी का कंडीशन है हाइपरटोनिक, इंटरनली क्या होते हैं हाइपर, सॉल्ट ज्यादा होते हैं, तो सराउंडिंग से वाटर लेते हैं फूड के थ्रू, ड्रिंक नहीं करेंगे। देखें ये मेरीन वाटर फिशेस जो है वो वाटर को ड्रिंक कर रही हैं और गिल से जो है वो रिमूव कर रही हैं, जबकि फ्रेश वाटर फिशेस वाटर को ड्रिंक नहीं कर रही हैं, वो फूड ले रही हैं जस्ट, ठीक है। और सॉल्ट वगैरह जो है जिसकी एक्सेस क्वांटिटी हो जा रही है या कमी हो रही है वो गिल्स के थ्रू वो कंपनसेट कर रही हैं या ले रही हैं या दे रही हैं, ठीक है। जब वाटर बॉडी के इनसाइड लेंगे तो अंदर का इन्वायरमेंट सॉल्ट जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो इनकी बॉडी से कैसा यूरिन निकलेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वाला यूरिन निकलेगा जिसे हम डायलूटेड यूरिन कहते हैं। तो आपने याद क्या रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो याद समझना है तो आपने इतना याद रखना है कि फ्रेश वाटर फिशेस के इंटरनल कंडीशन हाइपरटोनिक है और यूरिन रिलीज करेंगे डायलूटेड, जबकि मरीन वाटर फिशेस के अंदर इंटरनल कंडीशन है हाइपोटोनिक और यूरिन कैसे निकालेंगे, कैसे रिलीज करेंगे, कंसंट्रेटेड फॉर्म के, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, इस पिक्चर को आपने याद रखना है। ओके, ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में, ऐसे एनिमल्स जो खुश्की में रहते हैं, उनमें एग्जांपल्स हैं आर्थ्रोपोड्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। ये सारे के सारे एनिमल्स जो कहाँ पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं। तो देयर बॉडीज आर कवर्ड विद एक्सोस्केलेटन एंड थिक, इनमें थिक स्किन होती है, एक्सोस्केलेटन होती है। तो ये किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। तो दे कंजर्व वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड रेक्टम। अगर वाटर की डिफिशियंसी होगी तो किडनीज के थ्रू या रेक्टम के थ्रू वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देंगे, पानी कम से कम रिलीज करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं मैमल्स हूँ, मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल हूँ, मुझ में वाटर की डिफिशियंसी है, मैं फास्टिंग कंडीशन में रोजे की हालत में हूँ, तो मैं पानी जब कम पीऊंगा तो मुझे यूरिनेशन भी कम होगी। क्यों? चूंकि मेरे किडनीज या मेरे रेक्टम पे जो भी वाटर होगा बॉडी ये रियलाइज करेगी कि चूंकि वाटर नहीं आ रहा माउथ के थ्रू और वाटर की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, जो एक्सेस वाटर है जिसको रिमूव करना था बॉडी से उसको रिमूव नहीं करेगी, उसको भी एब्जॉर्ब करके बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस में यूज कर लेगी, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी एंड रेक्टम, अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो, सम ऑफ देम कैन प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम फैट्स मेटाबॉलिज्म। अगर इससे भी काम ना चले तो हमारी बॉडी में जो फैट है उसको हम मेटाबोलाइज करके वाटर को बना सकते हैं, फॉर्म कर लेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल के नाम दिए मैं, कैमल, कैंगरूज। कैमल को आपको मालूम होगा, कैमल जो है वो डिजर्ट एरिया में नॉर्मली पाया जाता है, तो इनको वाटर की बड़ी डिफिशियंसी होती है, तो लेकिन ये पानी इतना नहीं पीते, एक ही बार पी ले तो इनका गुजारा इवन कई हफ्तों तक हो जाता है। तो ये कैसे काम करते हैं, अपने बॉडी के फैट को मेटाबोलाइज करते हैं और उनको वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग ऑफ वाटर और यूजिंग लिक्विड। और तीसरी सूरत क्या है भाई, कि अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है तो जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पी लें। ऊपर वाली दो कंडीशन थी रेयर, कि अगर वाटर मिल रही नहीं है, और तीसरी क्या है, डिफिशियंसी हो रही, तो जितना आपको की जरूरत है आपकी उतने आप पी लें, ठीक है। तो इस तरह से आपके ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन हो जाएगा टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। सिंपल डेफिनेशन क्या है एक्सक्रीशन की, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट या टॉक्सिक मटेरियल बहुत सारे होते हैं। नॉर्मली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर या फिर एक्वेटिक एनिमल के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल मौजूद होता है वो अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है। ये तीनों को मिलाकर हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो आपसे एग्जाम में पूछे नाइट्रोजनियस वेस्ट क्या है, तो आपने बताना है द टॉक्सिक कंपाउंड विच आर कंपोज्ड ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर जनरली कॉल्ड एज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। याद रखिएगा एनिमल्स के अंदर जो सबसे बड़ा जो आपके पास एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो तीन फॉर्म में मौजूद है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। इफ दिस कंपाउंड रिटेन इन आवर बॉडी एंड अक्युमुलेट they can cause damage to cell organ, therefore they must be removed from the body। तो हमारी बॉडी के अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट एक्युमुलेट या जमकर नहीं रह सकते, इनको रिमूव करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज ये हमारे सेल या ऑर्गन्स को डैमेज कर देंगे। तो the removal of this nitrogenous waste from the in the form of metabolic waste is called excretion। तो जैसा मैंने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बताई, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड excretion or removal of nitrogenous waste in the form of metabolic waste is called excretion।
तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन और एक्सक्रीटरी मटेरियल के नाम्स आपको याद होने चाहिए। ओके, कौन से एनिमल कौन से एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करते हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट है। कौन सा एनिमल कौन से एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करेगा, ये एमसीक्यू में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा जितने भी बर्ड्स होते हैं वो क्या रिमूव करते हैं? यूरिक एसिड। क्या रिमूव करते हैं? यूरिक एसिड। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, ये तीनों क्या रिमूव करते हैं? यूरिक एसिड। जितने भी आपके पास एलिफेंट्स होते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, जो चलने वाले एनिमल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, जो मैमल्स होते हैं। और जितने भी एम्फीबियंस जिनमें फ्रॉग आ जाते हैं, शार्क वगैरह और बोनी फिशेस, ये सब अपनी बॉडी से क्या रिमूव करती हैं? यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो एलिफेंट हो गए, जितने भी मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सब बॉडी से क्या रिमूव करते हैं? यूरिया। जबकि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग फिशेस, आइदर इट इज कार्टिलेजियस फिशेस और बोनी फिशेस, ठीक है, सम बोनी फिशेस के अलावा तमाम बोनी फिशेस along with cartilaginous fishes, ये सब क्या रिमूव करती है? अमोनिया। तो अमोनिया एक्वेटिक, यूरिया टेरेस्ट्रियल चलने वाले, और जो उड़ने वाले वो क्या रिमूव करेंगे? यूरिक एसिड। और ये सारा का सारा नाइट्रोजनस फेज बनता है किससे? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेक डाउन होने से। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेक डाउन होने की मदद से ये तीनों का तीनों, ये तीनों की तीनों जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ओके, एक्सक्रीशन इन प्लांट ये बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बस इतना आपने याद रखना है कि एक्सक्रीशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन प्लांट। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उनके पास किडनीज नहीं होते हैं, उनके पास लंग्स नहीं होते हैं। तो प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो बड़ा इशू भी नहीं होता। वो एक्सक्रीट क्या करते हैं? जब बॉडी में वाटर ज्यादा आ जाए तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव करते हैं, या ड्यूरिंग डे टाइम रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और नाइट टाइम में जब वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे होते हैं। तो प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, अलॉन्ग विथ इट्स ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और इनके अंदर और भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं जैसे रेजिन्स, लैग्निन, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एक्सक्रीशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम इन प्लांट बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। ये प्लांट है आपके अंदर, डे टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के साथ वाटर को रिमूव भी कर रहा होता है। कुछ प्लांट्स जैसे ये प्लांट आपने देखा होगा, ये व्हाइट कलर के जो मिल्की मटेरियल को रिलीज कर रहा होता है, ठीक है, इसे हम रेजिन्स कह रहे होते हैं। ये बड़े आपके पास एक पॉइजनस मटेरियल होता है, ये भी प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल है। कुछ प्लांट अपने बॉडी के अंदर से ग्लू लाइक मटेरियल को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है, लैग्निन जिन्हें हम कह रहे होते हैं, वो भी आपके पास एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के। तो होपफुली आपने आज के लेक्चर को समझा होगा, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो वो आप पूछ सकते हैं। हम लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। ओके, एक्सक्रीशन इन एनिमल। ओके, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, एक्सक्रीशन इन एनिमल। जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन एनिमल की, तो अभी हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन के लिए प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का होना बड़ा जरूरी है। और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या करेगा? नाइट्रोजिनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करेगा, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या आते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? डिफरेंट बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स हैं, हम हैं, तो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा? किडनी। ओके, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर रहा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, या एक्सक्रीटरी डक्ट। तो आपने ये तीनों नाम याद रखने, फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया या एक्सक्रीटरी डक्ट। प्रोटोनेफ्रिडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स क्या है? दे आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक एनिमल होता है, इसको फ्लैट एनिमल भी या प्लेटेलमिंथस भी कह रहे होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से? डाइल्यूट यूरिन, जो कि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके, अर्थवर्म जो फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम कहते हैं मेटानेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया किसका है? प्लेनेरिया का। अर्थवर्म का क्या है? मेटानेफ्रिडिया। ये भी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो क्या रिमूव करेगा? डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। सोर्स आप नहीं देखते यहाँ पर, सोर्स को भी नहीं। कॉकरोच आर्थ्रोपोड में आता है। कॉकरोच के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम कहते हैं मालफीजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। मालफीजियन ट्यूब्यूल इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। और ये क्या रिमूव करता है? यूरिक एसिड पैलेट्स।
यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर रहा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसे हम कहते हैं किडनीज। वर्टिब्रेट्स में हम सारे भी आ रहे होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। और हमारी बॉडी से एक्सक्रीटरी ऑर्गन अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों फॉर्म में रिलीज हो रहा होता है। और इसका सोर्स क्या होता है? ब्लड। हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो ब्लड के थ्रू किडनीज में आता है और फिर किडनीज उसको यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर देती है यूरिन के साथ या यूरिन की फॉर्म में। ओके, होपफुली इट इज क्लियर। तो ये सेम पिक्चर है, हम देखा कौन सा एनिमल क्या निकालते हैं। तो वर्टिब्रेट्स बॉडी से क्या रिमूव करते हैं? यूरिया, नॉर्मली यूरिया। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों चीजें रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टेक होम मैसेज मैसेज क्या है आपके पास? मोटिवेशन एक कोट है, इफ यू नेवर नो फेलियर यू विल नेवर नो सक्सेस। तो अगर आपको ये नहीं मालूम या आप कभी फेल नहीं हुए, फेल का मतलब ये नहीं कि आपने टेस्ट में फेल हो गए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें आपको लगता है कि आप हार गए। तो आसान लफ्जों में अगर आप हारे नहीं है तो आप जीत का मजा नहीं जानते, ठीक है। तो जीतने के लिए हारना भी पड़ता है और जीत की अहमियत वो ज्यादा ही जानते हैं जो हार चुके हों, ठीक है। तो हारना कोई आपके डिफेक्ट नहीं है, आपके अंदर जो है वो खामी नहीं है, वो आपके जीत की तरफ एक कदम है एक तरह के, ठीक है। तो ये टेक होम मैसेज है, इफ यू नेवर नो अ फेलियर यू विल नेवर नो अ सक्सेस। ओके, होपफुली आपने लेक्चर समझा होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।